वेलकम टू माय चैनल सक्सेस पॉइंट। स्टूडेंट, पिछली क्लास में हमने पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट सेमेस्टर के फर्स्ट चैप्टर की बहुत सारी बिंदुओं पर प्रकाश डाला और उन्हें क्लियर करने का प्रयास किया। और स्टूडेंट, जहां हमने क्लास का लास्ट किया था वहां हम थे कांग्रेस के उदय पर। लेकिन उससे भी पहले जो महत्वपूर्ण विषय आते हैं, महत्वपूर्ण तथ्य आते हैं, वो है 1857 की क्रांति। और उसके बाद जो अंग्रेज शासन था वो हरकत में आ गया था। और मैं पहले विशेष रूप से बताना चाहूँगी कि आज की जो हमारी क्लास के टॉपिक हैं वो किसी विशेष एक क्लास के लिए नहीं है। उसमें आप लेके बीए फर्स्ट सेमेस्टर से और एमए फाइनल तक, और खासकर जो बच्चे आईएएस पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं उनके लिए विशेष ये चार्टर एक्ट हैं। आप सभी अपनी प्रिपरेशन में इन्हें शामिल कर सकते हैं, या मैं यूं कहूं कि ये आपके सभी में काम आएंगे। तो उसकी प्रिपरेशन करते चलेंगे कि जो अंग्रेजी शासन हरकत में आया जिसके कारण ये इतने सारे चार्टर एक्ट बने, वो किस कारण से आया? 1857 की क्रांति से। 1857 की जो क्रांति हुई थी वो एकदम से नहीं हुई थी, वो बहुत समय से चली आ रही एक योजना थी। और इस योजना का जो आरंभ हुआ था वो एक जगह से नहीं हुआ था, वो जगह जगह क्रांति की एक भावना हर भारतीय के मन में उत्पन्न हो रही थी। 1857 की जो क्रांति है उसमें कुछ विशेष नाम आते हैं। मंगल पांडे, महारानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नाना साहब, ये जितने भी नाम हुए ये विशेष नाम है। लेकिन सभी जगह पर बहुत से लोगों ने इस क्रांति में अपना अपना योगदान दिया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का नाम जो विशेष तौर पर आता है वो इसलिए आता है कि झांसी की रानी के अपने कोई संतान नहीं थे और उन्होंने उस समय एक दत्तक पुत्र गंगाधर राव को, और लक्ष्मीबाई ने उसको गोद लिया जिसका नाम था दामोदर राव। और अंग्रेजी जो सरकार थी उस समय दत्तक पुत्र की इस प्रथा को नहीं मानती थी और उनका मानना था कि उनकी कोई संतान न होने के कारण अब झांसी का शासन, झांसी का राज्य अंग्रेजी सरकार के अधीन हो जाएगा। इस कारण से धीरे धीरे क्रांति की भावना उत्पन्न होने लगी। लेकिन वो जो क्रांति थी वो तय समय से पहले हो जाने के कारण विफल रही, और उसकी विफलताओं के कारण अंग्रेजी सरकार में एक हलचल उत्पन्न हुई और इन चार्टर एक्ट का उदय हुआ। सबसे पहले आता है 1858 भारत सरकार अधिनियम एक्ट 1858, जो जस्ट 1857 की क्रांति के बाद हुआ। 1857 की जो क्रांति थी उसका उदय मंगल पांडे के द्वारा मेरठ से आरंभ हुआ। ठीक है, उसके विफल हो जाने के बाद 1858 में जो भारत सरकार अधिनियम आया उसके विषय में हम जानने का प्रयास करेंगे। 1858 के अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत कर दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में व्यापार करने के इरादे से भारत में आई थी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन है उसका अंत हो गया, क्योंकि अंग्रेजों को लगने लगा है कि अब भारतीय एकजुट होकर के जागरूक हो गए हैं, अब उनको दबाने के लिए कोई ना कोई बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। तो अब जो शासन की स्थापना है, अब क्राउन की स्थापना हो गई है, यानी कि सीधे ब्रिटेन से भारत पर अब महारानी के द्वारा शासन किया जाएगा। और कंपनी ने 1857 की क्रांति को दबाने के लिए इतना दुर्व्यवहार भारतीयों के साथ किया कि पूरी तरीके से क्रांति की जो भावना इनके मन में आ गई है उसको दबा दिया जाए। किसी भी तरीके से किसी भी भारतीय के मन में फिर से क्रांति की कोई भावना उत्पन्न ना हो या विचार आए ही ना। ऐसे इन विचारों से इतनी दमनकारी नीतियों का उपयोग अंग्रेजों के द्वारा किया गया ताकि फिर से कोई भी भारतीय कोई आगे सर ही न उठाए क्रांति के लिए। सामान्य जनता ने भी 1857 की जो क्रांति थी उसमें साधारण जनता भी भाग ले रही थी और सर्वप्रथम उसी
अच्छी जनता को दबाने का प्रयास सरकार के द्वारा किया जा रहा था। इस युद्ध में 1857 की क्रांति के जो परिणाम हुए कि इस युद्ध में से एक परिणाम हुआ कि भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी का नामो निशान मिटा, उसका अंत हुआ, ठीक है। और उसके परिणाम स्वरूप 1858 का अधिनियम बना, ठीक है। और इस संग्राम में, इस सारे संग्राम में बंगाल से दोहरा शासन था बंगाल में, उसका अंत हुआ, ठीक है। उसके बाद अंग्रेजों ने भारतीयों को जो लालच दिया, वो क्या लालच दिया कि अब तक किसी भी सरकारी पद पर भारतीयों की नियुक्ति नहीं थी, अब छोटे छोटे पदों पर भारतीयों की नियुक्ति होना शुरू हो गया, ठीक है। अभी भी कोई बड़ा पद नहीं दिया है, अभी भी कोई बड़ा पद नहीं दिया है, वो अभी भी भारतीयों को तुच्छ समझते थे और पहले भी तुच्छ समझते थे। वो उन्हें ना पहले ही किसी बड़े पद के योग्य समझते थे, ना आज भी समझते थे। तो उन्होंने, आज से हमारा मतलब है 1858 अधिनियम के निर्माण के समय, ठीक है। और उन्होंने अब भी भारतीयों को स्थान दिया तो केवल छोटे छोटे पदों पर, किसमें? 1858 के भारत सरकार अधिनियम के दौरान। अंग्रेजों की जो नीति थी, अंग्रेजों की नीति थी कि भारतीयों को गुलाम, अभी तक तो हमने वैसे बनाया हुआ था, अब उन्हें मानसिक तौर पर गुलाम बनाना है। मानसिक तौर पर गुलाम बनाने के लिए उन्होंने जगह जगह वेस्टर्न, पाश्चात्य शिक्षा के कॉलेज और स्कूल खोले, जिसमें भारतीयों को अपनी सभ्यता से हटाकर, अपनी संस्कृति से हटाकर पाश्चात्य शिक्षा और संस्कृति सिखाई जाए और ब्रिटिश सरकार के प्रति उन्हें वफादार रहने के लिए अग्रसर किया जाए, उन्हें उसके लिए आगे के लिए तैयार किया जाए कि वो आगे चलकर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कोई आवाज ना उठा सके। आज भी जब हम वर्तमान में देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे हम अपनी भारतीय संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। हमारी भारतीय संस्कृति में ऐसी कोई भी चीजें नहीं थी जो हमें हमारे मार्ग से हटा सके, परंतु जब से वेस्टर्न कल्चर आया है हम धीरे 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 परिवर्तित हुए हैं। हमारे यहाँ हाथ मिलाने का कोई भी प्रावधान नहीं था, यह वेस्टर्न कल्चर से आया है। और अब नॉर्मली हम किसी भी अपने परिचित को देखकर नमस्ते करने के स्थान पर हाथ मिलाने की प्रथा को आगे बढ़ाते हैं। अंग्रेजों ने सबसे पहले जो देसी राजा थे, छोटे छोटे जो राजा थे, जो राज्य कर रहे थे, उन्हें अपने इस सब जाल में फंसाने का प्रयास किया। जाल से, ये जो अधिनियम बन रहे थे, ये कोई अधिनियम नहीं थे, ये एक जाल था जिससे जो जनता में विद्रोह की भावना उत्पन्न हो रही है उसे वहीं की वहीं दबाया जा सके और उसे वहीं की वहीं खत्म किया जा सके। तो उसमें क्या था कि छोटे छोटे जो राजा थे उनको अपने में मिलाकर जनता का इतना शोषण कराना था कि जिससे कि ये जो दमन, मतलब क्रांति की भावनाएं उत्पन्न हो रही हैं, उन्हें वहीं की वहीं दबाने का प्रयास किया जाए और अच्छी तरह उसमें अंग्रेज सफल भी हुए। अंग्रेजों की सबसे बड़ी क्या नीति थी आप जानते हैं स्टूडेंट? फूट डालो राज करो, और उसमें वो अंत तक सफल भी होते। लेकिन जब हम भारतीय उनकी इस नीति को समझ गए थे तभी उनका भारत से निकलने का टाइम आ गया था। अब ये है क्या 1858? इसमें हम ये तो समझे कि किस तरीके की नीतियां अंग्रेजों ने हमारे प्रति अपनाई। अब 1858 है क्या? तो स्टूडेंट, मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहूंगी कि राजनीति को समझने के लिए इन चार्टर एक्ट को समझना भी बहुत जरूरी है। आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होते हैं, IAS हो, PCS हो या कोई भी किसी भी लेवल की परीक्षा होती है, उसमें हमारे चार्टर एक्ट जरूर से आते हैं। देखिए, शॉर्ट क्वेश्चन में जब भी कभी आता है तो भारत सरकार अधिनियम ना कह करके 1919 को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। उसी से क्वेश्चन आते हैं कि मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम जो हुआ था वो किस सन में हुआ, किससे संबंधित था, उसका नाम मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम क्यों है, या 1919 अधिनियम को किस और नाम से भी जानते हैं। तो मैंने जो है आपके सामने केवल वही नाम लिखे हैं जिनके से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, वरना इनका अथवा में नाम जो है भारत सरकार अधिनियम 1909
भारत सरकार अधिनियम 1919 है। और हमारे जो भारत का संविधान है, स्वतंत्र भारत का जो संविधान है, वो 1935 से बहुत कुछ प्रेरित है, लेकिन हम अभी 1858 को समझ रहे हैं। और मैं आपसे एक चीज और कहना चाहूंगी स्टूडेंट, कि आपको जो चार्टर एक्ट हैं, जो अधिनियम हैं, वो एक बार में कभी समझ नहीं आएंगे। उसके लिए आप ये ना समझें कि हमारा टाइम खराब हुआ है। आप इस वीडियो को बार बार पढ़ के समझने की कोशिश करें, और बावजूद इसके भी अगर कोई भी डाउट रह जाता है तो मैं फिर से आपसे वही कहूंगी कि कमेंट के जरिए मुझे बताएं और उसे दोबारा से समझने का प्रयास करें, क्योंकि हमारे पास कोई टाइम लिमिट नहीं है। किसी भी तैयारी के लिए हमारे पास बहुत टाइम होता है, केवल हमें अपने माइंड को सेटअप करना होता है। माइंड को ये बताना होता है कि हमें ये चीज़ क्लियर करनी है और इतने टाइम में क्लियर करनी है। और एक चीज़ मैं जितने भी प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होने वाले स्टूडेंट हैं उन्हें बताना चाहूँगी कि कभी भी किसी भी विषय पर आप इतना जोर मत डालिए दिमाग पर कि वो प्रेशर में आ जाए। कभी भी पॉलिटिकल साइंस को प्रेशर में आप कभी नहीं समझ पाएंगे कि पॉलिटिकल साइंस से हमने प्रेशर ले लिया कि इतना सारा सिलेबस है, कैसे कैसे क्लियर होगा, हमें जितने भी ये चार्टर एक्ट हैं ये कैसे क्लियर होंगे। तो उसके लिए मैं आपसे सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहूँगी कि एक टाइम में दिमाग को केवल एक ही चीज़ समझने के लिए आप जोर डालिए। और दूसरा क्या है कि कुछ चीज़ें हम बोल बोल कर पढ़ते हैं तब याद होती हैं, कुछ चीज़ें हमें सुन के समझ के याद होती हैं। तो आप अपनी क्वालिटी को पहचानिए कि हमारे अंदर क्या क्वालिटी है। और आपके पास इस टाइम टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाइए। कोई भी आपका टॉपिक है, आप गूगल को बोलिए कि गूगल आप मुझे इसे क्लियर कीजिए। गूगल आपके साथ साथ बोलती जाएगी, आप समझते जाएंगे और आप उसे क्लियर करते जाएंगे। और उसके बाद भी अगर क्लियर नहीं होता तो हम हैं आपकी समस्या का समाधान करने के लिए। स्टूडेंट, सन 1857 की क्रांति को दबाने के लिए 12 फरवरी 1858 को एक कॉमन सभा लॉर्ड पामस्टन के द्वारा आयोजित की गई और उसमें एक विधेयक प्रस्तुत करते हुए कहा गया, हमारी राजनीतिक पद्धति का सिद्धांत है कि सब प्रकार के प्रशासनिक कार्य मंत्रियों तथा संसद के प्रति उत्तरदायित्व से युक्त होने चाहिए, किंतु भारत का प्रत्येक मंत्री तथा संसद इन सब के प्रति किसी भी प्रकार से संस्था से संबद्ध नहीं है। यानी कि उन्होंने भारतीयों को ये दिखाने और जताने का प्रयास किया कि हम किसी भी संस्था से, यानी कि हम भारतीय किसी भी संस्था से संबद्ध नहीं है या किसी भी संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं है। अंग्रेजी सरकार ने समय समय पर कदम कदम पर हमें अनउत्तरदायी साबित करने का प्रयास किया, ठीक है। और हमारा किसी से भी कोई संबंध नहीं होने के कारण सीधे सीधे हम क्रम सभा यानी कि ब्रिटेन की महारानी के संबद्ध किए जाते हैं, उनसे हमें कनेक्ट किया जाता है। और पामस्टन ने शीघ्र ही एक मंत्रिमंडल का गठन किया, ठीक है, जिसमें मिस्टर डिज़रायली वित्त मंत्री बने। मिस्टर डिज़रायली वित्त मंत्री बने, ठीक है। परंतु यह दुर्भाग्यवश मंत्रिमंडल ज़्यादा समय तक नहीं चल पाया, लेकिन फिर भी एक नया बिल पास हुआ था और जिसके पारित होने के बाद भारत सरकार सुधार अधिनियम, इसको क्या कहते हैं, भारत सरकार सुधार अधिनियम 1858, इसके प्रमुख प्रावधान थे। स्टूडेंट, ये जो मैं आपको बता रही हूँ इसमें से छोटे छोटे पॉइंटों को क्वेश्चन बनाया जाता है और वो किसी भी परीक्षा में आपसे पूछ लिए जाते हैं। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि कॉमन सभा फर्स्ट टाइम कब हुई, तो आप उसको बताएंगे 12 फरवरी 1858। और ये किस लिए आरंभ हुई, कॉमन सभा का जो आयोजन किया गया वो किस लिए किया गया, 1857 की क्रांति को दबाने के लिए। और इसका जो आरंभ किया वो किसने किया, लॉर्ड पामस्टन। इस तरीके से आपके छोटे छोटे क्वेश्चन इनमें से तैयार होते हैं। और मैं फिर से एक बार कहना चाहूँगी स्टूडेंट कि बिना इनकी तैयारी के आपकी
IAS PCS की जो तैयारी है उसका जो लेवल है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कमजोर रह जाता है। तो उसके लिए आपको इनकी सबकी तैयारी करना बहुत जरूरी है। तो इसमें जो कुछ प्रावधान निकल के आए वो निम्न प्रकार थे कि पहला जो प्रावधान था कि इस विधेयक के द्वारा भारत में कंपनी का शासन समाप्त हो गया, उसके स्थान पर सीधा सम्राट का शासन लागू कर दिया गया। अधिनियम की दूसरी धारा में व्यवस्था थी कि भारत में क्षेत्रीय अथवा अन्य सभी प्रकार के लगान के नाम पर सम्राट के नाम से लिए जाएंगे और वो सीधे सम्राट तक भेज दिए जाएंगे। उनका प्रयोग केवल भारत सरकार के लिए ही किया जाएगा। और भारत सरकार उस समय केवल ब्रिटेन की महारानी को कहा जाता था, यानी कि जो कर के नाम पर पैसा इकट्ठा होता था, जो भारतीयों पर कर लगाया जा रहा था, कैसा कर, लगान, भारत के किसानों पर लगान जो लगाया जाता था, जो टैक्स लगाया जाता था, वो भी महारानी के अकाउंट में जाता था भारत सरकार के नाम पर। फिर आता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, भारत सचिव की जितनी भी शक्तियां थी अब तक वो सीधे सीधे सचिव को हस्तांतरित या उनको हैंडओवर कर दी गई। हस्तांतरित का मतलब होता है हैंडओवर उनको कर दी गई, जिससे भारत का शासन चलाने का उत्तरदायित्व अब केवल किसको है, महारानी। कौन महारानी, महारानी विक्टोरिया। ठीक है, इसको भारत सरकार के कोष से वेतन मिलने का भी प्रावधान हो गया। जो महारानी के द्वारा सचिव नियुक्त किया गया उसको वहां से वेतन भी मिलेगा। किसको, जो महारानी के द्वारा सचिव नियुक्त किया जाएगा। भारत मंत्री की सहायता के लिए जो वो मंत्री नियुक्त किया गया है उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यों की एक परिषद बनाई गई, जिसका नाम इंडिया काउंसिल रखा गया। ठीक है, इस परिषद के 15 सदस्यों में से 8 की नियुक्ति ब्रिटिश सरकार को करनी थी। ठीक है, और शेष 7 की नियुक्ति बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को करनी थी, यानी कि जो ब्रिटिश सरकार द्वारा चुने गए सदस्य थे उनके द्वारा अन्य 7 की नियुक्ति की जाएगी। इसके अतिरिक्त काउंसिल में कम से कम 9 सदस्य ऐसे होने जरूरी थे जो भारत में कम से कम 10 वर्ष तक कंपनी की सेवाएं, ईस्ट इंडिया कंपनी की सेवाएं किसी न किसी पद पर रहकर दे चुके हैं और जिन्होंने अपनी नियुक्ति के समय भारत को छोड़ते हुए भी 10 वर्ष से अधिक का समय ना हुआ हो, यानी कि उन्हें भारत छोड़े हुए भी 10 वर्ष से अधिक ना हुए हों। फिर आगे बात आती है कि यह भारत परिषद सचिव के निर्देश में, यह जो लोग हैं जितने भी सदस्य हैं यह सचिव के अंडर में रहते हुए उसके निर्देशों पर कार्य करेंगे। परिषद की अध्यक्षता भी सचिव के निर्णय के अनुसार करेंगे। इन्हें वोट देने का तो अधिकार प्राप्त होगा। इस परिषद की सप्ताह में कम से कम एक बैठक होना आवश्यक होगा। इसकी गणपूर्ति भी कम से कम उस मीटिंग में सब में से 5 गण अवश्य आए, तभी वह मीटिंग मानी जाएगी, उससे पहले नहीं मानी जाएगी। उसे इस परिषद को कार्य की सुविधा की दृष्टि से बांटने का भी अधिकार होगा। भारत सचिव परिषद को बिना सूचित किए हुए भारत के गवर्नर जनरल को गुप्त संदेश भेज सकता है तथा प्राप्त भी कर सकता है। भारत का जो सचिव बनाया गया है वह कभी भी किसी भी टाइम गवर्नर जनरल से कोई भी गुप्त मंत्रणा यानी मीटिंग कर सकता है। इतना तो आप समझ गए होंगे। अब मैं आपसे ये कहना चाहूँगी स्टूडेंट कि थोड़ा बोरिंग हो जाती है क्लास, उसके लिए थोड़ा सा आप ये समझने का प्रयास करें कि केवल और केवल बुकों में ना जाएं, एकदम से बुक को अपने ऊपर हावी ना करें। कभी भी पॉलिटिकल साइंस आप अन्य सब्जेक्टों की अपेक्षा ऐसा ना करें कि उसको एकदम से रटने का प्रयास करें। जब भी आप पॉलिटिकल साइंस को याद करने की तरह से पढ़ते हैं तब वो आपके सिर के ऊपर से जाता है। ये आप कभी भी ध्यान रखें कि इस सब्जेक्ट को जब भी आप पढ़ेंगे तो केवल पढ़ने के तौर पे पढ़ेंगे, तब आप
मेरी ये बात नोट कर लीजिए कि जब आप 15 लाइन पढ़ते हैं तो 8 लाइन माइंड में ठहर जाती हैं, और वो 8 लाइनों को जब आप रिमाइंड करते हैं तो 6 लाइनें आपको याद हो जाती हैं। यही इसको याद और समझने का तरीका भी होता है। इसको आप ये सोचें कि जैसे साइंस के फॉर्मूले हमने याद कर लिए या हमने अन्य सब्जेक्ट की तरह से याद कर लिया, तो ऐसे आप इसको याद नहीं कर पाते हैं, बल्कि ये आपको डराने लगता है, ये आपको बहुत ज़्यादा परेशान करने लगता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये परेशान ही करेगा, एक टाइम ऐसा होता है कि हम इसको परेशान करते हैं। ठीक है, तो इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि ये एक ही क्लास में आपके क्लियर हो जाएंगे या हम इन्हें एक ही क्लास में समझ लेंगे। इसके लिए हमें कई क्लास लेनी पड़ेंगी, क्योंकि ये इतने बड़े और इतने लेंथी होते हैं कि इसके किसी एक बिंदु को ना तो हम छोड़ सकते हैं और ना बिना समझाए रह सकते हैं, क्योंकि वो ही एक टॉपिक छोड़ देने से हमारे सारे उसको समझने में हमें आगे दिक्कत होने लगती है। ठीक है, इतना तो आप समझे। अब इसके बाद क्या था कि भारत सरकार का जो पूरा का पूरा शासन था, ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त हो गई है। ठीक है, उसका शासन अब समाप्त हो गया। अंग्रेजों को लगने लगा है कि अब हमें उखाड़ के फेंकने की स्थिति है, तो सारा का सारा जो शासन था वो महारानी को हैंड ओवर कर दिया गया। अब महारानी के नाम पर शासन किया जाएगा। तो वो कब हुआ? 1 नवंबर 1858। ये क्या है? महारानी घोषणा। आपसे पूछा जाए कि महारानी घोषणा किस सन में, किस डेट में हुई, तो आप बता देंगे 1 नवंबर 1858। ठीक है, 1 नवंबर 1858 को गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया की घोषणा इलाहाबाद में एकत्रित हुए राजाओं और भारतीय जनताओं को पढ़कर सुनाई। ठीक है, कहाँ पर? इलाहाबाद में, इलाहाबाद में पढ़कर सुनाई। तो ये क्या कहा गया है, इसे गौर से सुन लीजिए। कभी कभी होता है कि पूछ लिया जाए, वैसे ये पूछना जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी हार्दिक इच्छा है कि भारत की सर्वतोन्मुखी उन्नति के लिए हम फिर से प्रयत्न किए जाएं, जनता के हित के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराएं। हमारी सारी प्रजा, चाहे वह किसी भी वंश धर्म की हो, किसी बिना भेदभाव के प्रत्येक सरकारी पद पे, ये जितनी भी घोषणाएं होती हैं इनमें कोई रियलिटी तो होती नहीं, ये केवल सरकार द्वारा जनता को पागल बनाने की योजनाएं मात्र होती हैं। आप ये समझ भी रहे हैं कि किसी भी नेता के द्वारा क्या बोला जाता है, मैं भारत के संविधान को साक्षी मानकर ये शपथ लेता हूँ कि सारे उनका पालन करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, लेकिन अगले ही दिन से जब वो मंत्री पद पर बैठ गया तो रिश्वत ली जा रही है। ऐसे ये जो आपको बताया जा रहा है, ये भी एक केवल भारतीयों को पागल बनाने का या उनको उस टाइम पे शांत करने का एक तरीका था। लेकिन इस घोषणा में भी एक आज्ञा पत्र आया था, एक आज्ञा पत्र आया था, वो मेन था। इसमें कुछ घोषणाएं की गई, जैसे कि देशी रियासतों के राजाओं को उनकी रियासतों के प्रति सुरक्षा का आश्वासन दिया जाता है कि आप जिस भी राज्य के राजा हैं आपको उसकी सुरक्षा का अंग्रेजी सरकार के द्वारा आश्वासन दिया जाता है। धार्मिक मामलों में पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की जाती है कि आप किसी भी धर्म को मानते हैं वो माने, जिस भी धर्म में आप शामिल होना चाहते हैं शामिल हो। सभी भारतीयों को बिना किसी वर्ण, धर्म तथा जाति के भेदभाव के योग्यता अनुसार उच्च पदों पर नियुक्त किया जाएगा। नियम बनाते समय भारत के रीति रिवाजों, परंपराओं, रस्मों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। भारत के नागरिकों को ब्रिटिश साम्राज्य के दूसरे भागों के नागरिकों के समान अधिकार प्राप्त होंगे। ये सब जो बताया जा रहा था वो केवल घोषणाएं थी, उन पर कोई अमल नहीं होना है अभी भी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जितनी भी संधियां की हैं उनको भी माना जाएगा। भारत के नागरिकों के नैतिक उत्थान की भी कोशिश की जाएगी। और घोषणा का मूल्यांकन क्या रहा?
महारानी विक्टोरिया की जो घोषणा सन 1858 से 1917 तक अंग्रेजी शासन का आधार रही। ठीक है, ये जो घोषणाएं हुई 1858 से 1917 तक उनके शासन का आधार रही। इसने भारत सरकार को शांति की स्थापना करने में बहुमूल्य सहायता प्रदान की। कुछ समय के लिए उन्होंने उस क्रांति को या कह देते हैं विद्रोह को दबाए रखा और शांति की व्यवस्था को बनाए रखा, यानी कि भारतीयों को फिर से पागल बनाए रखने में वो कामयाब हुए। उन्होंने भारतीयों को लगा कि थोड़ा थोड़ा हमें देना शुरू कर दे, भूखे को थोड़ा थोड़ा खाना देने लगो। कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा भूखा है और उसे आप थोड़ा थोड़ा खाना देने लगो तो उसे लगता है कि हाँ थोड़े सामने वाले में दयालुता आनी शुरू हुई है, वो बदलने लगेगा, परंतु वो कुछ नहीं था। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद कहते हैं कि यह घोषणा भारतीय जनता के लिए वरदान सिद्ध हुई। इसने भारतीयों को शांति, समृद्धि, स्वतंत्रता, समान व्यवहार, योग्यता के बल पर पद प्राप्त कराने का वचन दिया। लेकिन इस घोषणा से भी भारतीयों के मन में दुख और सुख इन्हें समझने और प्राप्त करने की एक इच्छा जागृत हुई। वो समझने लगे कि अब हमारे साथ क्या हो रहा। जो भारतीयों के साथ एक समझौता करने का प्रयास अंग्रेज कर रहे थे या उन्हें जो समझाने का प्रयास कर रहे थे उस पर पूर्ण रूप से खड़े नहीं उतर रहे थे। भारतीयों का आज भी कोई राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं हुए, उनके साथ कोई भेदभाव समाप्त नहीं हुआ, कोई अंग्रेजों द्वारा की गई घोषणाओं पर कोई अमल नहीं हुआ, उन्हें कोई भी कानूनी शक्ति आज भी प्राप्त नहीं हुई। फिर बात आती है कि इस अधिनियम का मूल्यांकन अगर किया जाए तो क्या रहा। 1858 की अब तक की जो हम वो बता रहे थे, ये सब बता रहे थे कि क्या क्या घोषणाएं की, कैसे कैसे भारतीयों को पागल बनाया गया। अब बताया जाएगा ये सफल रहा या विफल रहा, इसकी क्या कमियां रही। इस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन, जैसे मैंने पहले बताया, खत्म हो गया और सीधे सीधे ब्रिटेन शासन, सम्राट का शासन स्थापित हो गया। आप सपोज करिए कि अभी मैं क्लास ले रही हूँ, ठीक है, सारा जो भी कुछ है वो मैं देख रही हूँ, लेकिन अभी आपसे सीधे सीधे कह दिया जाए कि कोई अन्य को हम ऑनलाइन लेंगे और वो आपको क्लास का समझाएगा, ठीक है, तो वो कब समझाएगा कब नहीं समझाएगा वो उसकी मर्जी पर निर्भर है। तो उससे हम ये समझते हैं कि अभी कोई चीज़ हमारे पास थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, हमें कोई दिक्कत थी, परेशानी थी, हम उस तक जा करके उस बात को पहुंचा सकते थे। लेकिन अब वही चीज़ सीधे ब्रिटेन से होगी और आज के समय जैसी पहले सुविधाएं नहीं थी। जैसे कि अब फेसबुक के माध्यम से और आपके व्हाट्सएप के माध्यम से हम मिनटों में कोई भी अपनी बात को इधर उधर कर लेते हैं, परंतु पहले क्या था, पत्र व्यवहार के द्वारा, तार के द्वारा या किसी व्यक्ति को भेजने के द्वारा किसी समस्या को, लेकिन जब तक वो समस्या उन तक पहुंच पाती थी, अगर समस्या गहन है तो या तो व्यक्ति खत्म हो जाएगा या समस्या खत्म हो लेगी। अगर किसी के मरने तक की नौबत आ रही है तो तब तक तो वो खत्म हो ही जाएगा जब तक उनके पास कोई खबर पहुंचेगी। तो उसी से हम समझेंगे कि ये असफल रहा। इस अधिनियम का एक परिणाम यह भी हुआ कि इसके द्वारा 1784 के पिट के, यानी कि 1784 के पिट के इंडिया एक्ट द्वारा स्थापित बंगाल में दोहरे शासन की व्यवस्था थी, ठीक है, वहाँ दोहरा शासन चलता था। दोहरे शासन पे भी हम बात करेंगे, उसको भी समझाने का प्रयास करेंगे कि द्वैत शासन होता क्या है, उसको बाद में क्लियर करेंगे, परंतु अभी हम इस पे चल रहे हैं, फिर टॉपिक से भटक जाते हैं, तो उससे अच्छा है कि पहले हम इसको क्लियर करें। द्वैत शासन का अंत कर दिया, जैसे कि नाम से आप समझ रहे होंगे, द्वैत यानी कि दोहरा शासन। अच्छा, एक क्वेश्चन और आएगा कि इंडिया में कैसे शासन की व्यवस्था है, ये भी नोट करते चलें कि इंडिया में कैसा शासन है, एकात्मक या द्विसदनात्मक या द्वैत शासन, ये 3 तरीके से पूछ लिया जाएगा। द्वैत में आप कभी भी कंफ्यूज ना हो, द्वैत शासन का मतलब होता है दोहरा शासन। अंत कर दिया गया, सारे देश पर क्राउन का नियंत्रण स्थापित कर दिया गया है, सीधे सीधे से थोप दिया गया है, ये कह सकते हैं। इसके द्वारा भारत मंत्री के पद की व्यवस्था की गई।
यह पद गौरवशाली और प्रभावशाली था। इस पद पर आसीन व्यक्ति का इंग्लैंड की सरकार पर बहुत गहरा प्रभाव था। अब कोई भी व्यक्ति अगर भारत सरकार में किसी मंत्री पद पर सुशोभित होगा तो वो उनका विश्वास पात्र भी होगा, ठीक है, उनकी मानने वाला भी होगा, तभी तो वो उनके उसमें अंडर में काम करेगा। तो उसका सीधे सीधे ब्रिटिश सरकार पर बहुत प्रभाव होगा, ठीक है। भारतीय मामलों के संबंध में कोई निर्णय करने से पहले भारत मंत्री सीधे सीधे पहले सम्राट से मंत्रणा करेगा या उनकी राय को विशेष महत्व देगा। इस अधिनियम द्वारा भारत परिषद की स्थापना की गई। इसमें इस प्रकार के व्यक्तियों को लिया जाता था जिन्होंने ज्यादा से ज्यादा समय भारत में व्यतीत किया हो। भारतीय राजाओं को इसमें यह विश्वास दिलाया गया कि नई सरकारें उनके अधिकारों का सम्मान का उचित रूप से ध्यान रखेंगी, आदर करेंगी। भारतीय जनता को इस अधिनियम के द्वारा धार्मिक स्वतंत्रताएं, समान न्याय, योग्यता आदि की आशा दिलाई गई, परंतु अब इसमें कमियां हम निकालेंगे। भारत मंत्री का जो पद इसमें शामिल किया गया था, शामिल करते हुए तो ये कहा गया था कि उसका जो वेतन होगा, उसका जो खर्चा होगा, वो सम्राट वहन करेंगे, यानी कि कॉमन सभा वहन करेंगे। परंतु हुआ क्या कि उनका वेतन तथा कार्यालय का खर्चा भारतीय राजस्व को वहन करना पड़ा। धीरे धीरे भारत प्रशासन में इंग्लैंड सरकार की रुचि कम हो गई। पार्लियामेंट ने भारत के मामलों के आगामी 50 वर्षों तक कोई रुचि नहीं दिखाई, ठीक है। कई बार तो इस बात पर बहुत वाद विवाद होता था। भारत संबंधी बजट को भी बार बार छानबीन के साथ प्रस्तुत किया जाता और उसमें बहुत सदस्य अनुपस्थित भी रहते, कोई रुचि नहीं थी ना उन लोगों की भारत के प्रति, ठीक है। तो ये सब जो मामले थे उनसे धीरे धीरे इसमें आस्था कम होती है। तो स्टूडेंट, आपका जो 1858 अधिनियम है, हमने उसको क्लियर करने का प्रयास किया है, परंतु जैसा मैंने पहले भी कहा कि इसमें आपका अभी भी कोई ना कोई पहलू अगर क्लियर होने से रहा हो या 1857 की क्रांति आप नहीं समझ पाए हो या उसको डिटेल में जानना चाहते हो तो वो मुझे कमेंट के द्वारा बताएंगे। और मैं आपको फिर से एक बार कहूँगी कि ये जो आपको बताए जा रहे हैं ये किसी विशेष सेमेस्टर या विशेष क्लास का नहीं है। ये लेके BA फर्स्ट ईयर से और MA तक के स्टूडेंट कॉमन रूप से पढ़ सकते हैं, या जो बच्चे PCS IAS की तैयारी में जुटे हुए हैं BA करते करते, उनके लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर इन दोनों में कोई भी आपको डाउट रहता है तो उसे क्लियर करने का प्रयास करें। और हाँ स्टूडेंट, मेरे द्वारा जो चीज़ें बताई गई उनमें से आप छोटे छोटे पॉइंटों को किसी ना किसी डायरी में या नोट्स में अपने रजिस्टर में नोट करते चलें, जिससे आपके साथ के साथ नोट भी तैयार होते रहेंगे। और एक चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगी कि अगर आप चाहते हैं कि मैं PCS लेवल पर छोटे छोटे बिंदु भी आपको क्लियर करूँ, छोटे छोटे क्वेश्चन आपको बताऊं, तो वो चीज़ भी आप मुझे कमेंट के द्वारा बता सकते हैं, या आप केवल डिटेल यानी कि थ्योरी में ही पढ़ना चाहते हैं वो मुझे आप बता सकते हैं। अभी तक हमने आपको 2 चीज़ें बताई और उसमें अगर आपका कोई डाउट रहेगा तो आप मुझे बताएंगे और क्लियर करेंगे। अगली क्लास में हम 1861 इंडियन काउंसिल एक्ट को क्लियर करने का प्रयास करेंगे, और अगर आपका इसमें कोई डाउट आता है तो उसे भी क्लियर करने का प्रयास करेंगे। और स्टूडेंट, मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरे द्वारा जो बताई गई जानकारी है वो सटीक भी है, और इसके द्वारा मैं किसी भी और अन्य चैनल की कोई बुराई नहीं करना चाहूँगी, किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचाना चाहूँगी। केवल अपने हम पढ़ाई के ही उस पर ध्यान देने की कोशिश करेंगे और अपने तथ्यों को स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। और इसी के द्वारा बाय स्टूडेंट।